तो सभी को स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। और यहाँ पर चलिए, तो जो वेल्डिंग प्रोसेस है आज का वो है आपका मिग या फिर उसको बोलते हैं GMAW, ठीक है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। मिग का फुल फॉर्म हो गया आपका, मिग का फुल फॉर्म हो गया मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और ये जो है ये किसका है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का टाइप है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का टाइप है, जिसमें आपको टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग पढ़े हैं आप लोग, और अभी जो है वो है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसका दूसरा नाम है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग हो या फिर MIG हो तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों का काम एक ही है, एक ही टर्म को ये कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह का इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता था कि आप इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू आप आर्क प्रोड्यूस करते थे, और उस आर्क में इतना ज्यादा टेम्परेचर होता था कि वो आपका मेटल को मेल्ट कर देता है और वेल्डिंग की प्रोसेस पूरा करता है। तो इसमें भी आपका आर्क प्रोड्यूस होगा। तो इट इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक आर्क इज फॉर्म्ड। इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म्ड होगा किसके किसके बीच, बिटवीन ए कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड। तो उसमें टंगस्टन का यूज हो रहा था और इसमें आप यूज हो रहा है कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस मेटल्स, यानी जो आपका वर्कपीस है यानी जिस पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसका और कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड के बीच क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। और उसी आर्क जो है, आर्क के मदद से वर्कपीस मेटल क्या करेगा, हीट करना है और उसको मेल्ट करके ज्वाइनिंग करना है। तो दिस इज मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब मेटल चूंकि वहां पर कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं तो वो एक मेटल के फॉर्म में हुआ, और इनर्ट गैस का भी यूज करते हैं। इनर्ट गैस में हम लोग आर्गन का फॉर्म में यूज करते हैं। तो एक मेटल M4 क्या हो गया, मेटल के तौर पर हम लोग कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड का यूज किए, और I4 क्या हुआ, इनर्ट गैस एज ए फ्लक्स यूज करते हैं, और आपका G4 गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग आपका एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क कैसे फॉर्म होगा, तो ये वर्कपीस मेटल्स और कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड के बीच होगा, और वो जो आर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, जहां पर वेल्ड करना होगा उस मटेरियल को क्या करेगा, मेल्ट कर देगा, और वहां पर आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक डायग्राम है। ये डायग्राम आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा था, इधर एक बहुत अच्छा डायग्राम है जिससे आपका सारा ये मिग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है, तो हम लोग इसमें आपका एक बेयर इलेक्ट्रोड यूज होता है, ठीक है। बेयर इलेक्ट्रोड आपको पता है, एन इलेक्ट्रोड अपॉन विच देयर इज नो कोटिंग, कोटिंग वहां पर नहीं होगा। कोटिंग यानी उसमें हम लोग फ्लक्स का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, कोई किसी तरह का केमिकल उसमें कोटिंग नहीं किया हुआ रहता है उस बेयर इलेक्ट्रोड में, क्योंकि वह क्या है, वह आपका कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड है। तो बेयर इलेक्ट्रोड उसमें यूज होगा, वह एज ए कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड, वह कोटिंग किया हुआ नहीं रहता है, उस पर कोई केमिकल कोटिंग नहीं होता है। सेकेंड है आपका वर्कपीस तो चाहिए जिसपे आपको वेल्डिंग करना है। आर्गन गैस सिलेंडर चाहिए, क्योंकि इनर्ट गैस इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए आर्गन एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, उसका हम लोग इसमें यूज करते हैं इस वेल्डिंग के प्रक्रिया में। तो एन इनर्ट गैस सिलेंडर विच इज यूज्ड एज शिल्डिंग गैस। तो हम लोग इनर्ट गैस का यूज किस रूप में करते हैं, तो फ्लक्स के रूप में करते हैं। और फ्लक्स का काम क्या है, तो शिल्डिंग प्रोवाइड करना। शिल्डिंग मतलब उसमें एक जहां पर वेल्डिंग हो रहा है वहां पर एक
कवच प्रोवाइड करना, ताकि जो बाहर का ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वह जहां वेल्डिंग हो रहा है वहां पर जाके रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन ना कर ले। ठीक है, इसलिए हम लोग वहां पर आर्गन गैस का यूज करते हैं। और दूसरा है आपका फोर्थ कंपोनेंट है, वो है आपका डीसी पावर सप्लाई। अब चूंकि आपको इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करना है, तो वहां पर आपको डीसी पावर सप्लाई ले रहे हैं, तो विच गिव्स पावर टू वेल्डिंग एंड वी कैन चेंज पोलैरिटी इजिली। ठीक है, तो ये सारा कंपोनेंट आपको जरूरत पड़ेगा मिग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग को करने में। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, मतलब आपका वर्किंग प्रक्रिया कैसे होगा, कैसे वो काम करेगा, और उसमें कौन कौन सा पार्ट्स किस किस तरह से काम करेंगे। तो एन आर्गन गैस सिलेंडर कंसिस्ट ए गैस फ्लो रेगुलेटर। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो आप सिलेंडर देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, इसमें आपका क्या होगा, इनर्ट गैस के तौर पर आर्गन गैस होगा, और वह हाईली प्रेशर में रहता है, इसलिए उसको प्रेशर को रेगुलेट करके उसमें उसको टॉर्च में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रेशर रेगुलेटर लगाते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिख रहा है कि एक आर्गन गैस सिलेंडर होगा जो गैस फ्लो रेगुलेटर कंसिस्ट होता है, थ्रू विच आर्गन गैस इज सप्लाई टू द वेल्डिंग टॉर्च एज शिल्डिंग गैस। तो ये आप जो दिख रहे हैं, ये वाला पूरा जो आपका पार्ट है, ये आपका क्या है, वेल्डिंग टॉर्च है। तो वेल्डिंग टॉर्च में क्या गया, इनर्ट गैस का जो सिलेंडर है उसमें आर्गन रहता है, वह आर्गन गैस प्रेशर रेगुलेटर से होते हुए वेल्डिंग टॉर्च में गया, यहाँ पर चला गया ये आपका आर्गन गैस। उसके बाद आपको चाहिए क्या, कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो फिर आपको एक वायर रील इज कंसिस्ट वायर एज ए इलेक्ट्रोड विच इज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कंज्यूम का मतलब कि वहां पर वह मेल्ट करेगा, कंज्यूम हो जाएगा, मतलब जहां पर वेल्डिंग की प्रक्रिया होगा वहां पर वह जो इलेक्ट्रोड है वो भी मेल्ट करेगा, और वह वहां पर जहां वेल्डिंग है वहां पर वह तो चला जाएगा। ठीक है, तो वह आपका कैसा होगा, इलेक्ट्रोड होगा, वह मेटल का बना होगा, वह एक वायर रील के तौर पर रहता है। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये वाला डायग्राम में कि यहाँ पर दो गो रोलर लगा हुआ है, और उसी में जो वायर रॉड है उसके बीचों बीच यहाँ पर होते हुए यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड को बैटरी का एक टर्मिनल से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, या पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर देते हैं, और निगेटिव टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं, जहां पर जो मटेरियल को वेल्ड करना होता है उसमें हम लोग कनेक्ट कर देते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पर जो आपका वर्कपीस है, जो जिस मटेरियल को आप वेल्ड करना चाहते हैं उसको एक टर्मिनल से, और इलेक्ट्रोड को जो आपका मेटल का बना होता है वायर रील के तरह होता है उसको एक इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड को जब ये वाला मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो स्पार्क करेगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। तो वही आर्क उतना ज्यादा होता है उसका टेम्परेचर कि ये इसका जो वर्कपीस का मेटल है उसको आप क्या करता है, मेल्ट कर देता है, और वहां पर वेल्डिंग का प्रक्रिया होता है। तो और इसके अलावा जो टॉर्च में है, टॉर्च के थ्रू से एक और क्या जा रहा था, तो इनर्ट गैस जा रहा था। ये जो ब्लू ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका इनर्ट गैस है, यानी आर्गन गैस है। तो आर्गन गैस का काम क्या है कि ये शील्ड प्रोवाइड करना, यानी जहां पर वेल्डिंग हो रहा है वहां पर एक तरह का कवच का निर्माण करना, ताकि जो है बाहरी जो आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वह यहाँ पर मेटल के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन ना कर ले, इसलिए यहाँ पर इनर्ट गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो भी आपका होगा, जो आपका बाहर का जो भी आपका डस्ट पार्टिकल वगैरह होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, एक स्लैग बना लेगा, जो आपको उसको हैमर से मार के इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपका है MIG यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो द वेल्डिंग टॉर्च फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वायर। तो यहाँ पर आपका जो वेल्डिंग टॉर्च में क्या क्या जा रहा था, आपका आर्गन गैस जा रहा था, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रोड यानी जो मेटल का जो बना हुआ वायर रील है वो जा रहा था। तो इसका काम क्या है, जो ये वेल्डिंग टॉर्च है उसका काम क्या है, तो कंटिन्यूअस आपको सप्लाई करता है वायर का, क्योंकि वायर तो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो वहां पर एक तो मिक्सचर दे रहा है इनर्ट गैस का, और सप्लाई कर रहा है वायर का। तो वायर
को कंटिन्यूअसली सप्लाई करने का काम कौन करता है? वेल्डिंग टॉर्च करता है। नाउ डीसी पावर सप्लाई इज ऑन, जब हम लोग ऑन करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द वेल्डिंग टॉर्च, यानी आपको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, एंड निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द वर्कपीस, और ड्यू टू विच आर्क क्रिएटेड बिटवीन वेल्डिंग टॉर्च एंड वर्कपीस ऑफ दिस। और क्या होता है, इसके कारण जो है आर्क प्रोड्यूस होगा वेल्डिंग टॉर्च और वर्कपीस के बीच। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, जिसको आपको याद रख लेना है। यदि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सिंपल पहले आप एक नीट एंड क्लीन आप डायग्राम बना लीजिएगा, और जैसे ही आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा आपको सारा कुछ आपका इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको याद होने लगेगा, और उसको अपने लैंग्वेज में आप लिख देंगे। तो बेसिकली इस जितना भी ये चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा डायग्राम बनाने का, और डायग्राम को जितना आप देखिएगा, उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वेल्डिंग हो रहा है तो वेल्डिंग में कितना वोल्टेज की आवश्यकता है, उसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो ये थोड़ा सा यदि आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर इस तरह का डाटा को इंक्लूड करेंगे तो एग्जामिनर ज्यादा अट्रैक्टिव होगा आपके आंसर से। तो जो वेल्डिंग करंट है इसमें इस प्रक्रिया में फॉर मेटल थिकनेस, यदि आपका 6 mm से कम का है तो आपको कितना एम्पियर का करंट देना होगा? वो 100 से 200 एम्पियर का करंट देना होगा। यदि आपको 6 से 8 mm के बीच है तो 200 से 450 एम्पियर का करंट देना होगा। यदि आपका 8 mm से ज्यादा का थिकनेस है, आप जिस मटेरियल को वेल्ड कर रहे हैं उसको, तो आपका जो एम्पियर होगा करंट का वो 450 से लेकर 700 एम्पियर तक का करंट की आवश्यकता होगी। तो आर्क वेल्डिंग में जो आपका आर्क वोल्टेज होगा वो कितना का होगा? तो आपको यहाँ 150 से लेकर 200 एम्पियर के लिए आपको 25 से लेकर 30 वोल्ट की आवश्यकता होता है, जो माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, अलग अलग स्टील का जो मेल्टिंग, जो मेटल, अलग अलग मेटल जो होता है उसका अलग अलग अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उस अनुसार आपको करंट का भी वेरिएशन करना पड़ेगा, वोल्टेज का भी वेरिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, अब जो पोलैरिटी किस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग इलेक्ट्रोड वायर से कनेक्ट करेंगे, और निगेटिव टर्मिनल को जो आपका वेल्ड फिक्सचर है या फिर वर्कपीस जिस पर हम लोग रखते हैं वहां पर से उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड के रूप में जो डाया ऑफ इलेक्ट्रोड है वह डिपेंड करता है कि हम लोग कितना वेल्डिंग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि हम लोग का वेल्डिंग करंट 100 से 200 एम्पियर का बीच में होता है तो जो आपका जो इलेक्ट्रोड है, यानी जो वायर मेटल का जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो डाया है वो कितना होना चाहिए? डायमीटर 0.8 से लेके 1.2 mm का होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका गैस फ्लो रेट है, इस फ्लो से हम लोग गैस का जो आर्गन गैस है उसको हम लोग करेंगे, फ्लो करवाएंगे। तो एक अच्छा शील्डिंग के लिए, एक अच्छा कवच बनाने के लिए आपको जो गैस फ्लो रेट है वो होना चाहिए 20 से लेके 25 लीटर पर मिनट। एक मिनट में 20 से लेकर 25 लीटर तक के आप फ्लो के रेट से यदि आप लोग गैस का फ्लो करवाएंगे तो वहां पर अच्छा शील्डिंग मिलेगा। लेंथ ऑफ स्टिक आउट, तो स्टेबल आर्क, जो आप स्टिक आउट क्या होता है? तो जो आपका इलेक्ट्रोड है और वर्कपीस है, तो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच क्या है? थोड़ा सा गैप रह जाता है, रखना होता है, ताकि आर्क जो प्रोड्यूस हो वो आपका स्टेबल हो। क्योंकि आपका यदि वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है तो आपका जो हाईली रेजिस्टेंस एयर होता है उसको जो है भेद करके भी इलेक्ट्रिक जो है पास करता है, जिसके कारण आपका आर्क प्रोड्यूस होता है। तो एक स्टेबल आर्क बनाने के लिए उन दोनों का जो डिस्टेंस है वर्कपीस और इलेक्ट्रोड का, वह कितना होना चाहिए? 10 से लेकर 12 mm का होना चाहिए। जो आपका शील्डिंग गैस है, तो शील्डिंग गैस के रूप में आपको पता ही है आर्गन गैस का यूज करते हैं। अब ये जो वेल्डिंग हम लोग पढ़े हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, क्योंकि मेटल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेटल का वायर का यूज हो रहा है इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है, और इनर्ट गैस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें आप आर्गन गैस का यूज कर रहे हैं, और क्योंकि गैस वेल्डिंग है तो इसलिए मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। उसमें हम लोग क्या करते थे? PIG में टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का
यूज करते थे। तो एक बार हम लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग को भी हम लोग एक बार देख लेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं जो MIG है यानी मेटल इनर्ट गैस है, उसका कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है। तो ऑटोमोटिव रिपेयर्स में, रीबिल्डिंग इक्विपमेंट में, वेल्डिंग पाइप्स में, तो ये सब जगह पर हम लोग जो है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का उपयोग देख सकते हैं। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में देखिए, जैसा कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का जो डायग्राम था वो ये था। ये जो रॉड है, ये रॉड बस अंतर होता था, वो क्या था, वो टंगस्टन का था। और टंगस्टन जो है वह उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो यह जल्दी पिघलता नहीं है। तो टंगस्टन क्या है, टंगस्टन ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ना होकर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। मतलब यहाँ पर जब आप यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये जो टंगस्टन है वह टंगस्टन पिघलेगा नहीं, यानी वेल्डिंग के रूप में यहाँ पर उसका मेल्टिंग यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा होता है। तो यह भी एक तरह का आर्क वेल्डिंग प्रोसेस था जिसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है। और the weld area is protected from the atmospheric contamination, example oxygen by an inert shielding gas either argon। तो यहाँ पर भी हम लोग फिर वहां से क्या करते हैं कि एक इनर्ट गैस यानी आर्गन का यूज करते हैं यहाँ पर सील्ड करने के लिए। तो बस दोनों में बस MIG और TIG में बस यही इलेक्ट्रोड का फर्क है, बाकी सब एक ही है। और यदि हम लोग एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर ये वाला जो फिलर मटेरियल का भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि ये तो पिघलता नहीं है, ये तो मेल्ट नहीं करता है टंगस्टन, तो इसके लिए एक अलग से हम लोग एक फिलर मटेरियल का यूज करते हैं ताकि जो यहाँ पर जगह खाली हो जाए उसको फिल करे। और यह जो मटेरियल होता है फिलर मटेरियल वह सेम कंपोजिशन का होता है जैसा कि हम लोग को जिस मटेरियल का वेल्ड करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ज्यादातर ये एक अच्छा क्वेश्चन बन के निकलता है और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि टंगस्टन इनर्ट गैस और मेटल इनर्ट गैस में अंतर क्या है। तो इसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर हो सकता है। तो जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है वह आपका क्या है, हीट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन किसके किसके बीच प्रोड्यूस होता है, तो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड और जो है वेल्डेड मटेरियल यानी वर्कपीस के बीच। और इसमें क्या होगा कि जो आपका आर्क प्रोड्यूस होगा वो किसके किसके बीच, तो कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड। तो मेटल के तौर पे आपका कास्ट आयरन कुछ भी हो सकता है लेकिन टंगस्टन नहीं होगा। तो कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड और जो है जो आपका वेल्डिंग मटेरियल है जो आपका वर्कपीस है उसके बीच यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में AC और DC जनरेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं, माने AC अल्टरनेटिव करंट का भी और डायरेक्ट करंट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन मेटल इनर्ट गैस में सिर्फ डायरेक्ट करंट जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। यह क्या है, यह एक जो TIG है वह एक स्लो प्रोसेस है MIG के कंपेरिजन में। मेटल इनर्ट गैस के तुलना में जो टंगस्टन इनर्ट गैस है वह क्या है, वह स्लो है। और ये जो है इट इज मोर रैपिड देन TIG, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड का यूज होता है, तो कंज्यूम करेगा तो जल्दी हो जाता है, रैपिड हो जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगा। तो इट इज मोर रैपिड देन TIG, ठीक है। डीपर पेनिट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग डीप में पेनिट्रेशन करके आपको वेल्ड करना होता है तो हम लोग प्रिफर करेंगे किसको, MIG को, मेटल इनर्ट गैस वाला को। इट डज नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड फीड, इलेक्ट्रोड की आवश्यकता इसमें फीड करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह तो कंज्यूम ही नहीं करता, ये पिघलता ही नहीं, मेल्ट ही नहीं करता, यानी खत्म ही नहीं होगा इलेक्ट्रोड। लेकिन ये तो खत्म होता है, इसलिए इसमें इसको जरूरत पड़ता है कि मेटालिक इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल रिक्वायर की आवश्यकता होती है, ठीक है। मेटल थिकनेस इज लिमिटेड अबाउट 5 mm, यानी जो उस मेटल को आप वेल्ड कर रहे हैं उसको सिर्फ 5 mm तक का मोटाई वाला को ही वेल्ड कर सकता है, किसके थ्रू, TIG के थ्रू। लेकिन यदि हम लोग ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा थिकनेस जैसे 40 mm का हम लोगों का मेटल शीट है तो उसको हम लोग MIG के थ्रू वेल्डिंग करेंगे।
सो अब TIG में क्या होगा कि इट इज गैस शिल्डेड थ्रू टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ये जो है गैस शिल्डेड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, शिल्ड होगा। और यहाँ पर मेटल आर्क वेल्डिंग का शिल्ड होगा। तो जो आपका गैस का कवच बनेगा वो किसके इसका होगा, तो टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में जो है टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इट इज गैस शिल्डेड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। और ये होगा इट इज गैस शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। यहाँ पर मेटल आर्क मेटल और जो है वेल्डिंग मेटल आर्क का जो है शिल्ड कर रहा है, यहाँ पर टंगस्टन आर्क का शिल्ड कर रहा है, ठीक है। हीट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क इज ऑल्सो कंपेरेटिवली लो। तो आपका जो टंगस्टन इनर्ट गैस है उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वह क्या होगा, टंगस्टन में कम होगा और MIG में ज्यादा होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था जो आपको याद रख लेना है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट वाइज इसी तरह डिफरेंस वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप लोगों को पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो थर्मिट वेल्डिंग होता क्या है, तो ये भी एक तरह का क्या है, फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन भी वेल्डिंग है। तो फ्यूजन मैंने दहन मतलब आग लगा के जो है उसको मेल्ट करके गर्म करके हीट प्रोड्यूस करके हम लोग वेल्ड करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। तो थर्मिट वेल्डिंग और ये फिर आर्क वेल्डिंग ये सब भी क्या है, सब आपका फ्यूजन वेल्डिंग है। जबकि प्रेशर वेल्डिंग में क्या होता है, सिर्फ प्रेशर के थ्रू हम लोग वेल्ड करते हैं। जैसे स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग में सिर्फ हम लोग प्रेशर करते हैं, फोर्स लगाते हैं और वेल्ड हो जाता है। लेकिन इस सब में क्या है कि हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तब जाके वेल्डिंग हो रहा है। तो थर्मिट वेल्डिंग को हम लोग एक फ्यूजन वेल्डिंग भी कर सकते हैं। सो इट इज ए प्रोसेस इन विच हीट फॉर कोलेसेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय सुपर हीटेड मोल्टेन मेटल फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन ऑफ थर्मिट। तो थर्मिट एक तरह का केमिकल कंपोजिशन होता है जो ये अल्युमिनियम और Fe3O4, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। तो इसको जो है इन दोनों का कंपोजिशन मिक्सचर को थर्मिट बोलते हैं। और इसके रिएक्शन से एक आपको बहुत ज्यादा हीट मिलता है और वही हीट जो है आपका मेटल को मेल्ट कर देता है और वेल्डिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो थर्मिट इज ए मिक्सचर ऑफ अल्युमिनियम एंड फेरस ऑक्साइड। तो एल एल्युमिनियम एंड कंपोजिशन हो जाएगा Fe3O4 का फाइन पाउडर दैट प्रोड्यूस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन इग्नाइटेड। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हम लोग ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट मतलब बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब अल्युमिनियम और Fe3O4 को साथ में रखेंगे और उसमें रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा और इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो हीट प्रोड्यूस होता है और यही हीट जो है मेटल को मेल्ट करने का काम करता है, उसको पिघलाने का काम करता है और यही हीट जो है वेल्डिंग को पूरा करता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम, ये आपका थर्मिट क्यूरिसिबल है जिसमें हम लोग आप क्या रखते हैं, अल्युमिनियम और Fe3O4 के मिक्सचर को रखते हैं, Al2 प्लस Fe3O4 के मिक्सचर को रख देंगे और जो है इसको पावर्ड करते हैं जहां पर आपको वेल्ड करना होता है, मैंने इस पार्ट में वेल्ड करना है, यहाँ पर ये खाली जगह पर वेल्ड करना है। तो ये जो है ये जिसका मिक्सचर है उसको जब आपस में क्या करेगा, आपका कंबाइन करके एक रिएक्शन बनाएगा तो ये एक मोल्टेन मेटल फॉरवर्ड होगा और इस जहां पर वेल्डिंग करना है वहां पर उसको फॉरवर्ड करते हैं, मतलब गिराते हैं और इस तरह से वहां पर उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं और वहां पर वह खाली जगह फुलफिल हो जाता है और वहां पर वेल्डिंग हो जाता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या कह रहा है कि दिस वेल्डिंग प्रोसेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्डिंग एंड कास्टिंग। क्योंकि कास्टिंग भी तो यही होता है कि कास्टिंग में क्या करते हैं कि एक पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न लेने के बाद उसका एक मोल्ड तैयार करते हैं। मोल्ड क्या होता है कि वही कैविटी का फॉर्मेशन जिस तरह का आपको प्रोडक्ट चाहिए और वही जो कैविटी में यानी वही जो खाली जगह में क्या करते हैं
मोल्टेन मेटल यानी पिघला हुआ जो आपका मेटल होता है उसको डाल देते हैं और फिर उसको मतलब ठंडा होने के लिए, लिक्विफाइड सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब आप उसको सॉलिडिफाई होता है तो नया प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं कास्टिंग। तो यहाँ पर भी तो वही चीज हो रहा है ना कि जो मेटल है यानी Al2 प्लस Fe3O4 का जो है मिक्सचर है उसको जो है आप आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो पिघल जाएगा और वहां से मोल्टन मेटल हो जाएगा। और वो जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो, और उसका जो मोल्टन मेटल यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है मोल्टन मेटल के रूप में निकलता है, तो यहाँ पर आपका आयरन भी चला जाएगा और क्या होगा, हीट के कारण जो है वेल्ड भी हो जाएगा। तो वेल्डिंग और जो है कास्टिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है यह प्रोसेस। तो इन विच द मोल्टेन आयरन पावर्ड एट द वेल्डिंग प्लेट्स, वेल्डिंग प्लेट्स जहां पर हम लोग को वेल्ड करना है वहां पर गिराते हैं मोल्टेन मेटल को, पिघला हुआ आयरन को, ठीक है। एंड अलाउ सॉलिडिफाई टू मेक ए परमानेंट स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट। अब हम वहां पर क्या करते हैं ताकि वह ठोस हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, ताकि परमानेंट स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बन सके। तो द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड इन रेशियो। अब हम लोग कितना कितना रेशियो में लेंगे, तो एल्यूमिनियम यदि 1 kg लेते हैं तो आयरन ऑक्साइड आपको कितना लेना है होगा, 3 kg लेना होगा, यानी 1:3 का रेशियो में लेना होगा बाई वेट। तो दिस मिक्सचर केमिकली रिएक्ट, अब देखिए जो आपका रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कैसे कैसे होता है। तो एल्युमिनियम प्लस Fe3O4, तो एल्युमिनियम का 8 मोलिक्यूल और Fe3O4 का 3 मोलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना जाता है, 9 मोलिक्यूल्स ऑफ आयरन यानी 9 Fe बनाता है प्लस 4 Al2O3। और इस जैसे ही ये फॉर्मेशन होता है इसके साथ 719.3 किलो कैलोरी का हीट जनरेट हो जाता है और यही हीट वेल्ड करने का काम करता है। तो दिस रिएक्शन प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस। और ये जो हीट है वह कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा, तो 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा, जो एक जो है आपका रेलवे का ट्रैक को पिघलाने के लिए काफी होता है। तो जो रेलवे का जो ट्रैक होता है जो यहाँ पर डायग्राम में देखे होंगे, तो यहाँ पर जो जोड़ने का काम जो करता है वो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस के रूप में करता है, तो यही थर्मिट वेल्डिंग का प्रोसेस वहां पर हम लोग करते हैं। कि वहां पर एक क्यूरिसिबल ले लिए, थर्मिट क्यूरिसिबल ले लिए, वहां पर एल्युमिनियम और Fe3O4 डाल दिए और वहां पर जहां पर वेल्ड करना है वहां पर पावर्ड कर दिए। इस तरह से देखिए यहाँ पर वेल्डिंग की प्रक्रिया हो गया। तो इसका डायग्राम या तो ये बना लीजिए या फिर ये वाला डायग्राम है। देखिए सिंपल डायग्राम है, यहाँ से आपका थर्मिट क्यूरिसिबल है, जहाँ से लेके यहाँ पर पावर करेंगे, यहाँ पर रनर है जिसके थ्रू यहाँ पर मोल्टेन मेटल जाएगा और ये जो जहाँ पर गैप है यहाँ पर सारा कुछ क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, यहाँ पर मेटल क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर वेल्ड, परमानेंट वेल्ड हो जाता है। तो ये आपका थर्मिट वेल्डिंग है। तो आज हम लोग पढ़े मेटल आर्क वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग के बारे में। और थर्मिट वेल्डिंग का एडवांटेज का यदि देखें तो यह एक सिंपल और इजी प्रोसेस है। इसका सेटअप कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। जो आपका मेटल ज्वाइनिंग में बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हो जा रहा है, रेट इसका बहुत हाई है। दिस कैन बी यूज्ड वेयर पावर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। अब जहाँ पर जो है पावर सप्लाई नहीं है, डीसी एसी का सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग ये वाला करते हैं, ठीक है। ये वाला वेल्डिंग करते हैं, इसलिए वहाँ रेलवे ट्रैक वाला भी कर लेता है वहाँ पर, क्योंकि जंगल में कहाँ पर वहाँ पर उसको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब थर्मिट वेल्डिंग वहाँ पर कर लेता है। इट इज वेरी पोर्टेबल प्रोसेस, पोर्टेबल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है कि लिमिटेड मेटल्स के लिए ही यूज किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग सिर्फ लोहा को यानी आयरन और तांबा को ही मेल्ट इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं वेल्डिंग। हाईली डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक मॉइस्चर कंटेंट, वर्कपीस अलाइनमेंट एटसेट्रा। अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है बारिश का मौसम तो नहीं है, यानी आपका जो इन्वायरमेंटल कैंसर जो कंडीशन है वो आपका सही होना चाहिए, वर्कपीस का अलाइनमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस तरह आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। कैन ओनली बी यूज फॉर फेरस मेटल्स, सिर्फ आपको फेरस मेटल्स का यहाँ पर यूज होता है इस वेल्डिंग में। थर्मिट मिक्सचर कैन नॉट बी स्टोर्ड ड्यू टू सेफ्ली हजार्डस। तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी भी गलती के कारण यदि आपस में कांटेक्ट में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगा। तो इससे हम लोग क्या होगा कि सेफ्टी जो आपका जो सुरक्षा की दृष्टि से वो खतरनाक हो सकता है। तो
इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो रेल रोड को बनाने में एट साइट। इट वाज यूज्ड टू वेल्ड थिक प्लेट, बहुत ज्यादा मोटा प्लेट है उसको हम लोग वेल्ड करने में। इट इज यूज्ड टू मेक अ स्ट्रक्चर ज्वाइंट इन लार्ज शिप्स, जो आपका जहाज होता है उस सबका स्ट्रक्चर ज्वाइंट करने में इसका यूज। इट इज यूज्ड टू ज्वाइंट पाइप या फिर थिक प्लेट। दे आर यूज्ड टू रिपेयर हैवी कास्टिंग, या फिर वो बड़ा बड़ा कास्टिंग हो रहा है वहां पर रिपेयर वो छूट गया है तो वहां पर हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक था हर्मिट वेल्डिंग, और आपका TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसके अलावा 3-4 वेल्डिंग प्रोसेस और है। इसके बाद ये आपका वेल्डिंग का चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करने के साथ ही हम लोग कास्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो कास्टिंग का भी एक आपका यूट्यूब वीडियो होगा, तो यदि उसमें से नहीं समझ में आएगा फिर भी हम लोग जो है जूम क्लास अरेंज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जितना सब्जेक्ट जितना टॉपिक अभी तक कवर हुआ है उतना टॉपिक का आपका जो इंटरनल एग्जाम है वहाँ तक आ सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, और 20 मार्क्स का है तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अभी सिलेबस भी ज़्यादा कवर नहीं हुआ, तो जितना सिलेबस कवर हुआ है उतने में से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं आपका नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस के रूप में। जी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? हाँ ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन होगा, कंफर्म है ऑनलाइन होगा, क्योंकि आपको तो कॉलेज आना नहीं है। सर क्वेश्चन कैसा रहेगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? जी सब्जेक्टिव रहेगा, ज्यादा चांस करेंगे सब्जेक्टिव। ठीक, क्योंकि सब्जेक्टिव में इसलिए होगा क्योंकि आपको टाइम दे दिया जाएगा और गूगल क्लासरूम एग्जामिनेशन के द्वारा क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो कोड है गूगल क्लासरूम का आपको दे दिया जाएगा, और उसी गूगल क्लासरूम में आपको जो टाइम है लिमिट है उसी टाइम ड्यूरेशन के विदिन आपको सबमिट करना होगा PDF बना के। यही ऐसा ही प्रोसेस होगा, और लेकिन सभी को सबमिट करना है। ठीक है, यदि आप एब्सेंट कर जाते हैं तो सिलेबस सर? हाँ सिलेबस जितना तक हुआ है बस उतना तक। अभी तक जैसे वेल्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, वेल्डिंग का 1.5 हो गया है लगभग, तो फर्स्ट यूनिट और ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से। थैंक यू एवरीवन।